किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। हमेशा की तरह कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। तो झुमकी बहन, कृषि दर्शन कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं जी। और शुरुआत करते हैं हम लोग कृषि समाचार से। बिल्कुल। तो करें शुरुआत। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पड़ती भूमि के विकास के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। किसान घर बैठे हर कृषि समस्या का पा सकते हैं समाधान किसान कॉल सेंटर के माध्यम से। समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर किसान हो सकते हैं खुशहाल। और अब समाचार विस्तार से। अपने राज्य झारखंड में कई हजार हेक्टेयर भूमि पड़ती है। झारखंड सरकार का प्रयास है कि इन पड़ती जमीन को खेती लायक तैयार करके खेती की जाए तो राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में हजारों मैट्रिक टन की वृद्धि की जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर कृषि विभाग द्वारा किसानों को पड़ती भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और आर्थिक मदद के रूप में 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। किसानों के खेतीबाड़ी से संबंधित दैनिक समस्याओं के निदान के लिए किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। किसान कृषि, वानिकी या पशुपालन से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न किसान कॉल सेंटर में फोन करके पूछ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित किसान कॉल सेंटर का फोन नंबर है 1800-180-1551, जबकि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसान कॉल सेंटर को फोन करने के लिए 0651-2450-698 या 2450-955 नंबर पर डायल कर सकते हैं। सामान्य खेती के वनस्पति किसान अगर समन्वित कृषि प्रणाली अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी में काफी वृद्धि होगी। साथ ही पशुपालन, मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसायों का भी विकास होगा। किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया हो सकता है समेकित कृषि प्रणाली। खेती के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन करते हैं तो खेत को पशुओं का गोबर खाद और पशुओं को पौष्टिक चारा मिलेगा। मछली पालन का तालाब बत्तख पालन के लिए भी काम आएगा, जिससे किसानों को सहूलियत और आर्थिक लाभ दोनों मिलेगा। समेकित कृषि प्रणाली आज की समय की मांग है। इसमें आपकी आमदनी तो बढ़ती ही है, आपका इसमें हम जैविक की जो बात करते हैं जैविकता भी आती है इसमें, और साथ में जो आपकी जो कुपोषण की शिकायत होती है तो इससे हमारे आपके पास सभी तरह के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। और जैसे कि इसमें हर एक तरह से वैकल्पिक आय की आपकी तकनीकी जानकारी रहने से आपको विभिन्न स्रोतों से आमदनी का एक बहुत अच्छा जरिया होता है, जिसको कि हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। अतः हमारे इस झारखंड के परिवेश में आप अगर कृषि में अगर वैकल्पिक आय के साथ अगर आप समेकित कृषि प्रणाली में आते हैं तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों आपकी आर्थिकी सुधरेगी और आपकी जीविकोपार्जन के जो स्रोत हैं वो आपके बढ़ेंगे। कई चारा फसलों में एक है गिन्नी घास। किसान इस चारा फसल के बेहतर उत्पादन के लिए हमील प्रजाति के गिन्नी घास लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल उस कृषि उपकरण का नाम है जो खेत में कतारबद्ध बीजों की बुआई और खाद डालने का काम करता है। किसान इस यंत्र के सहारे रोजाना 50 डेसीमील खेत में बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया कृषि उपकरण है बिरसा बीज सह खाद ड्रिल। किसान इस उपकरण की सहायता से कतारों में बीजों की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। ये झारखंड जैसे पठारी इलाकों के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसीमील प्रतिदिन है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं जिनका संघर्ष अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायी है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने खेती की कमियों को दूर करते गए और जिससे इनकी उपज में लगातार वृद्धि होती रही और आज एक कामयाब किसान माने जाते हैं। किसान अगर ठान ले तो अपनी कमियों को खूबियों में बदल सकता है। आइए आज एक ऐसे ही सफल किसान से मिलते हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से अपने साधारण खेती को उन्नत खेती में बदल दिया।
पहले सामने सुता मिल जो है वहाँ पर नौकरी करते थे। 1981 में बहाली हुए थे, 5 रुपये तनख्वाह मिलता था लेबर ग्रेड में। कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में कंपनी घाटा का बात कहकर पैसा का कटौती किया। तो शुरुआत में तो मुश्किल हुआ, लेकिन पूंजी फंसाए, टमाटर की खेती किए। भगवान ने मुझे साथ दिया। 6000 टमाटर का पौधा लगाए थे, लेकिन उसमें लगभग लाख रुपए का हमको उपज हुआ। 20,000-22,000 पूंजी लगाए थे, 80,000 का समझिए कि हमको बेनिफिट मिला 3-4 महीना में। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,900 रुपए से लेकर 2,050 रुपए, चावल मध्यम 2,150 रुपए से 2,250 रुपए, चावल उत्तम 2,300 रुपए से 2,500 रुपए, गेहूं 1,625 रुपए से 1,725 रुपए, चना 4,900 रुपए से 5,200 रुपए, दाल अरहर 6,800 रुपए से 7,050 रुपए, दाल मसूर 4,500 रुपए से 4,650 रुपए, दाल चना 5,950 रुपए से 6,100 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से लेकर 10,100 रुपए, चीनी 3,350 रुपए से 3,400 रुपए, आलू 700 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1,200 रुपए से लेकर 1,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, जैसे कि मंडी के भाव के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, है ना? बिल्कुल। और अभी वक्त हो चला है किसान भाइयों एक छोटे से विराम का, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ,
खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो आज क्या ख्याल है गंदू भाई? भाई ख्याल तो नेक है भाई। हमारे जो किसान भाई हैं वो गांव देहातों में कृषि कार्य करते हैं, लेकिन हमारे शहरों में भी जो थोड़ी बहुत ज़मीन होती है लोगों के पास, वहाँ लोग छोटी छोटी वाटिका बना करके या जिसको हम लोग किचन गार्डनिंग कहते हैं वो करके थोड़ा बहुत फसल उपजाते हैं, जैसे सब्जी उपजा लेते हैं और तरह तरह के जो फसल होते हैं वो उपजाते हैं। तो पोषण वाटिका का बहुत ही महत्व है। तो आज हम सोच रहे हैं कि उसी पर चर्चा किया जाए कि पोषण वाटिका क्या है और पोषण वाटिका का हम लोग किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो क्यों ना हम जल्द से जल्द इसकी जानकारी अपने किसान भाई बहनों को दे दें। बिल्कुल। तो आइए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर माया कुमारी जी से और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप हमारे किसान भाई को बताओ पोषण वाटिका क्या है। जैसे अगर हमारे घर में 5 से 6 लोग हैं तो हमको पोषण वाटिका बनाने के लिए 200 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा जगह 200 स्क्वायर मीटर है और ख़ासकर हमको जैसा लग रहा है कि गांव में जगह की कमी नहीं होती है, हर घर के पीछे एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको बाड़ी कहते हैं, और अगर 5 से 6 परिवार है तो उसमें 200 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर होता क्या है कि अगर हमारे शरीर में पोषण की कमी हो जाता है तो विभिन्न तरह की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाते हैं। जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो उससे अंधापन हो सकता है, विटामिन बी की कमी हो गई तो बेरी एक बीमारी होता है जो स्किन से रिलेटेड बीमारी है, वो बेरी भी हो जाएगा। विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो दांत से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं। इसके अलावा अगर खनिज पदार्थ की अगर कमी हो जाती है, जैसे अगर चूना के शरीर में कमी अगर हो गया तो वैसे केस में हमारा ब्लड जो है वो थक्का जमने में उनको दिक्कत होता है। अगर लोहा की अगर कमी हो जाती है तो ब्लड की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। तो इस तरह की समस्या का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो वैसे केस में अगर हम एक पोषण वाटिका बना देते हैं तो ये सब समस्या हमारा समाधान हो जाएगा। पोषण वाटिका बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीछे में एक पोषण वाटिका ही बनाया गया है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लॉट में इसको बांट लेंगे। ये चारों साइड जितना हमारा स्पेस है वो प्लॉट में इसको बांट लेंगे। प्लॉट में बांटने के बाद उसको नंबरिंग सिस्टम करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना हमारा प्लॉट बनता है उसको कर लेंगे। और पोषण वाटिका के बीच में जो है कि एक नाली का व्यवस्था हम करेंगे ताकि जो है कि पानी से हम उसको अच्छी तरह से पोषण वाटिका का सिंचाई कर सके। इसके बाद क्या करेंगे, पोषण वाटिका के चारों ओर जो है कि हम एक पतला रोड भी बनाएंगे ताकि आदमी को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। किसी तरह का अगर कोई काम पोषण वाटिका से रिलेटेड है तो वो लोग आसानी से कर सकता है। इसमें हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो भी फल हम अगर लगा रहे हैं तो वो वैसा ही वैरायटी हम सिलेक्ट करेंगे जो छोटा हो, मीडियम साइज का हो, और उसको हम लगाएंगे। और फल में हम इसमें एक ध्यान देने योग्य बात क्या है कि फल को हम उसी साइड में लगाएंगे। जैसे मान लिया फल को हमेशा उत्तर साइड में, अगर थोड़ा सा बड़ा फल का पौधा है तो उसको हम उत्तर साइड में लगाएंगे। ये हमारा नया पोषण वाटिका है इसलिए हम छोटा पौधा उधर है हमारा, वो उत्तर साइड में लगाएंगे। और उससे अगर छोटा पौधा है तो हम उसको पश्चिम साइड में लगाएंगे। इसका वैज्ञानिक कारण है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि अगर धूप सुबह का अगर धूप निकले या कभी भी धूप आए तो उसका छाया जो है हमारे पोषण वाटिका पे नहीं पड़े, और उसके कारण हमारा जो है पोषण वाटिका में फल भी हो, सब्जी भी हो जाए और उधर हमारा फल भी हमारा हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि उसके उत्तर साइड में जो है कि अगर कुछ मीडियम साइज का छोटा अगर पौधा है तो उसको भी हम उसको लगा सकते हैं। जैसे हमारा इस पीछे साइड में अनानास लगा हुआ है। अब इसमें जो है कि हम छोटा अगर प्लॉट करते हैं तो मेड़ बना हुआ है, उस मेड़ का भी हम लोग उपयोग कर लेंगे। उस मेड़ में हम क्या करेंगे कि वो सलजम हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, उस तरह से जो बेड बना करके जो सब्जी उगाया जाता है उसको हम मेड़ में लगा देंगे। मेड़ में लगाने का मतलब है कि हमारा जो भी स्पेस थोड़ा बहुत भी अगर मेड़ में बचा हुआ है उसका भी यूटिलाइज हम कर लेते हैं। फिर हम पोषण वाटिका के पश्चिम साइड में हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा कंपोस्ट यूनिट बनाएंगे। जो भी इसका कचरा वगैरह है उस कंपोस्ट यूनिट में हम डालेंगे ताकि हमारा उससे कंपोस्ट बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम कंपोस्ट का प्रयोग पोषण वाटिका में कर सके।
फिर इसके बाद उस कंपोस्ट को क्या करेंगे कि 4 खंबा डाल करके उसको एक पुआल से उसको घेर देंगे, पुआल का छत बना देंगे ताकि वो अंदर हमारा छिपा हुआ भी रहे और उसमें हम लत्तीदार पौधा भी लगा देंगे। और दूसरा है पोषण वाटिका का क्या है कि आजकल जो भी मार्केट में हमारा फल सब्जी जो भी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र जो है कि यूज किया हुआ आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आ रहा था कि CSIR के जो साइंटिस्ट हैं वो जो है कि कद्दू का रस और टमाटर का ब्लड प्रेशर हाई था, कद्दू का रस और टमाटर का रस पिए और उसका अचानक जो है कि डेथ हो गया। तो उसके बाद में पता चला कि ये क्यों हुआ, क्योंकि कद्दू के रस पीने से तो डेथ होता नहीं है, लेकिन उसमें बाद में जब उसमें रिसर्च हुआ तो वो पता चला कि कद्दू में जो इतना ही केमिकल फर्टिलाइज़र डाला गया, इतना ही इंसेक्टिसाइड डाला गया कि वो जो है कि उसमें पॉइजन हो गया और पॉइजन होने के कारण वो जो है कि उसका रस खाने से जो है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो अगर हम घर में पोषण वाटिका अगर लगाते हैं तो ये सब चीज़ों से भी हमको छुटकारा मिल जाएगा। हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कम करेंगे, पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करेंगे और केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पे वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का हम प्रयोग करेंगे। और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में जो हमारा ट्रेडिशनल जो आ रहा है, जैसे नीम का खल्ली का प्रयोग करेंगे, नीम के बीज से जो बनाया जाता है दवाई उसका हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे करने से हमारे हेल्थ पे जो उल्टा इफेक्ट कम पड़ेगा। पोषण वाटिका लगाए हुए हैं तो उसमें आगात फसल भी लेंगे, आगात जो सब्जी है उसको भी लेंगे। तो ऐसे केस में अगर पौधशाला हमारा तैयार है तो हो सकता है अगर बारिश हो जाए तो बारिश का पानी उसमें जमने ना पाए, इसलिए हम थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन को हम लेंगे। इसके अलावा फिर क्या करेंगे कि हम सिंचाई की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पोषण वाटिका में हमेशा हमारा जो हम फल और सब्जी लेंगे उसमें सिंचाई की व्यवस्था हमारा होना चाहिए। अगर हम नींबू वगैरह लगा रहे हैं तो नींबू पे हम ये ध्यान देंगे कि अगर उसमें फूल आ रहा है, फ्लावर आ रहा है तो उस वक्त हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उसमें सिंचाई नहीं करेंगे। जब हमारा नींबू एक मटर साइज का हो जाएगा तब हम उस पर ध्यान देंगे कि अब हमको इस पर सिंचाई करना है। अगर फूल के समय में ही अगर हम सिंचाई कर लेते हैं वो पूरा फूल हमारा टूट करके ख़त्म हो जाता है और हम नींबू नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे कि जब हमारा कोई भी साग या सब्जी हो जाता है तो उसको तो है कि हम उसको तोड़ करके खाएंगे ही घर में, जितना हमको ज़रूरत है उसको तो खाएंगे। और ये भी ध्यान देंगे, तोड़ने के पहले ये भी ध्यान देंगे कि अगर हमारे घर में आज आधा किलो की ज़रूरत है तो हम आधा किलो ही तोड़ेंगे, क्योंकि हम हमेशा चाहेंगे कि हम ताज़ा फल और सब्जी ही खाएँ। मान लें कि अगर केला का पौधा है तो केला का पौधा ऐसा नहीं कि हम पूरा उसका जो होता है वो केला पूरा काट ले, ऐसा नहीं है। अगर हमको 2 केले की ज़रूरत है तो हम 2 केला ही काटेंगे, क्योंकि अब हमेशा इसमें हमको ध्यान रखना होगा, हमेशा कोशिश करेंगे कि जो है हम ताज़ा ही लें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी पोषण वाटिका के संबंध में। हमें आशा है कि आप पोषण वाटिका का निर्माण अपने घर में ही करेंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसके साथ लेते विदा, नमस्कार। बहुत बढ़िया ना। बिल्कुल। अब हमें तो लगता है झुमकी बहन की आपके घर के पास भी अच्छी खासी ज़मीन है, आप वहाँ ज़रूर थोड़ा बहुत जो सब्जी का खेती होता है वो तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस ज़मीन की उपयोगिता भी है, हो जाएगा। अब जो खाली पड़ा हुआ रहता है वहाँ कुछ तो खाने के लिए भाई हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात मैं ध्यान में रखूंगी। और हमारे गांव घर में भी बहुत सारी महिलाएं जो ऐसी हैं बैठे रहती हैं, तो वो खाली समय में एक सुंदर सा पोषण वाटिका बना करके अपना उनका समय का सदुपयोग भी होगा और कुछ न कुछ तो ये क्या कहते हैं कि लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। सही बात है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानकारी का पिटारा में हमारे गंद्रू भाई और क्या लाए हैं इसके बारे में। हाँ झुमकी बहन, हमें किसान भाइयों को और भी बहुत कुछ जानकारी देनी है। अभी हम लोग जाड़े के जो मौसम में हम लोगों ने आलू की खेती की थी। बहुत सारे किसान भाई ने आलू लगाया था और उस आलू का उत्पादन तो हमारे किसान भाई करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आलू बीज का उत्पादन खास तौर से कर रहे हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ इससे आलू बीज के उत्पादन में किसानों को अधिक मुनाफा भी मिलता है। बिल्कुल, तो एक ऐसे ही हमारे किसान हैं राजेश्वर महतो जी, जो बड़े मिलवाने वाले हैं। बिल्कुल। और बड़े पैमाने पर उन्होंने आलू बीज की खेती की थी और उसका अच्छा खासा उत्पादन भी किया है। तो वो कैसे उन्होंने किया, उससे क्या उनको लाभ मिला, कहाँ से उनको जानकारी मिली और वो क्या किसान भाइयों को बताना चाहते हैं। अरे फटाफट मिलवाइए ना, मैं तो बेसब्र हो रही हूँ। तो चलिए ना, चलिए किसान भाइयों आप भी चलिए। पहले आप बताइए कि आप जो खेती कर रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों का खेती करते हैं। हम सर ये मुख्य रूप से इस बार जो है अब आलू का खेती किए हैं। ऐसे तो हम हर एक फसल का उत्पादन करते हैं, टमाटर, बैंगन से लेकर प्याज, लहसुन,
हर तरह से हम हर फसल का खेती करते हैं, लेकिन इस बार जो है मुख्य रूप से बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। ये आलू का बीज जो है झारखंड में सही बीज नहीं मिलता है किसानों को, चूँकि ये 50 साल पुराना बीज जो है यहाँ लेता है और उसी को किसान लगाते लगाते जो है चला आ रहा है। तो हम लोग एक झारखंड सरकार के साथ एक बैठक में मैंने प्रस्ताव दिया था कि झारखंड को आलू का सही बीज जो है नहीं मिलता है, तो वही सरकार ने एक बेसिक कंपनी के माध्यम से हम लोगों को ICR सेंटर पटना से बीज मुहैया हुआ है और उसी बीज को F1 बीज जो है ये खुखरी पोखराज का F1 आलू आया है, जिसको हम F2 बना रहे हैं। तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है? F1 को F2 बनाने के बीच आप लोग क्या करते हैं? F1 F2 बनाने के लिए सबसे पहले तो बीज हमको F1 आया, उसको हम सीड ट्रीटमेंट पहले करते हैं और सीड ट्रीटमेंट करके उसके बाद खेत में लगाते हैं। लगाने के बाद भी इसको समय समय पर हम दवा देते हैं जिससे झुलसा रोग न लगे, और जब इसको झुलसा रोग न लगे और ये 90 दिन का जब ये आलू हो जाता है तो इसका लतर को पहले काट देते हैं और फिर एक दवा फंगस का दे के उसके बाद 15 दिन छोड़ देते हैं खेत में, कोई सिंचाई नहीं देते हैं। उसके बाद काटने के बाद तो फिर उसको कोड़ाई करते हैं और कोड़ाई करने के बाद उसको हम लोग 3 ग्रेड में करेंगे, A, B, C करके, और तीनों ग्रेड को जो है कोल्ड स्टोर में जमा करेंगे और फिर वो नेक्स्ट ईयर जो है किसान को F3 के लिए हम देंगे। तो झारखंड के परिवेश में अगर देखा जाए तो आपने झारखंड में ये किया है, तो इसका बीज कहीं और भी बाहर भी हो सकता है उत्पादन, या फिर केवल झारखंड के परिवेश में देखा? नहीं, ये बीज बाहर भी होता है, हरियाणा, पंजाब सब जगह ये बीज होता है, लेकिन इसका जो उत्पादन है बहुत हाई उत्पादन है, क्योंकि ये नया दाना आलू का जो बीज है उससे जो गाछी करके लगाया और उसके बाद जो आलू आया वो मेरे यहाँ आया, वो F1 का लाया, F के बाद F2 होगा, F3 होगा, उसके बाद C1, C2, C4 में जाता है। तो उसी तरह से क्रम वाइज हम लोग बीज उत्पादन के माध्यम में बढ़ रहे हैं आगे। पहले जो आप आलू लगाते थे और अभी जो ट्रीटमेंट के बाद ये आलू लगाए हैं, इन दोनों के बीच में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? आलू हमको उत्पादन में पहले मुश्किल से मतलब 6 से 7 गुना आलू पैदा होता था खूब मेहनत करने के बाद, और इस आलू में अभी जो देख रहे हैं ये मेरा 1 किलो लगाइए 20 किलो पाइए, ये अभी सिस्टम है। तो इसके अलावे आप और कौन कौन सी खेती करते हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं जो कि आपको एक सफल किसान के श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं? देखिए, हमारे पास सर कोई भी चीज़ का मेरे पास डेयरी है, चूँकि गोबर का ज़रूरत है। कोई भी फसल लगाने के पहले उसको में लागत को जितना हम कम कर सकते हैं वही मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हम डेयरी किए, डेयरी के बाद वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और गाय का पेशाब को भी हमने इसमें यूज कर रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे जो है अभी एक नया चीज़ किए हैं, अजोला भी उत्पादन कर रहे हैं। जो अजोला खिलाते हैं गाय को तो मेरा 1 किलो दूध भी बढ़ जा रहा है। इस तरह से हम हर में एक दूसरे का जो सर्कुलेट है उसको हम चाह रहे हैं कि हम पूरा करें। तो सालाना आपकी इनकम क्या होती है और आपके परिवारों का भरण पोषण कैसे? सर मेरा तो देखिए इसी से जो है मैं बाल बच्चे को हायर एजुकेशन में पढ़ाया। बड़ा लड़का जो है कंप्यूटर डिप्लोमा इंजीनियर है, उससे छोटा लड़का जो है प्रोफेसर है, बीएड करवाया, एमएससी कराया। उससे छोटा लड़का जो है डिप्लोमा फार्मेसी किया। बेटी को जो है बीआईटी जैसा संस्था में मैंने एम फार्मा करवाया। इस तरह से जो है हमारा टोटली खेती के बल पर ही ये एजुकेशन मैंने दे पाया बच्चों को। इससे सालाना इनकम आपकी क्या होती है? सालाना इनकम सर मतलब खर्च काट के वही मोटा मोटी 3-4 लाख से ऊपर चला जाता है। और आप अपने माध्यम से हमारे वैसे किसान भाई जो खेती से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाह रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर हम तो कहेंगे कि जिसके पास 2 एकड़ की ज़मीन है वो नौकरी के पीछे नहीं जाए। हम कहेंगे कि मेरे जैसा वो खेती में आए, मैं उसको हर तरह से मदद करने के लिए खड़ा हूँ। मतलब फ़ोन से आके देख के मैं उनका खेत जाके भी मैं उसको बतलाने को तैयार हूँ। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ किसानों को। राजेश्वर जी, अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के फसल आप लगाए हुए हैं, तो इनका क्या संबंध है एक दूसरे से? सो बताएं।
देखिए, आलू का फसल में हम बीन अक्सरा इसलिए देते हैं, ये मेरा अपना मतलब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि ज़मीन का जो है उर्वरा शक्ति को बरकरार रखता है। और ये बैंगन, टमाटर, मिर्चा, आलू, ये सब एक वैरायटी का होता है आलू फसल। और उसके बाद हमको दलहनी फसल करना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने क्या किया है कि आलू के साथ बीन एक लाइन जो है हमेशा लगा के रखते हैं ताकि मिट्टी मेरा बरकरार रहे। और उससे हमको मतलब फ़ायदा ये मिल जाता है कि हरा चारा के रूप में दलहनी का जब हम गाय को खिलाते हैं तो मेरा 1 किलो से 1.5 किलो दूध मेरा बढ़ जाता है। फेट और एसएनएफ भी बढ़ जाता है, जिससे हमको रेट ज़्यादा मिल जाता है और ज़मीन को नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर फसल चक्र को अपनाते हुए खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगी। और राजेश्वर जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वाह भाई वाह, वाह भाई, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है जानकारी का पिटारा आपका यही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है। अरे बाबा, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलेंगे IMD पुणे। बिल्कुल, IMD पुणे से जो कृषि सलाह हमें प्राप्त होता है वो हम किसान भाइयों तक भी पहुंचाते हैं। और वो बहुत ही ज़रूरी सलाह होता है, छोटी मोटी जानकारियां होती हैं लेकिन बहुत अहम जानकारी होती है, तो उस जानकारी पर भी डालते हैं एक नज़र। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। गर्मा धान में जल जमाव बनाए रखें। धान रोपाई के 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा छिड़काव करें। इसके अलावे गर्मा मूंग लगे खेत में अभी एक हल्की सिंचाई जरूर करें। चलिए, ये भी काम पूरा हुआ, लेकिन अब वक्त है आपके कागज और कलम निकालने का। बिल्कुल, हम आपको अपना पता बताएंगे, आप अपना सुझाव और आपकी जो समस्या है वो हमें खतों के माध्यम तक आप हम तक पहुंचाएं। तो फटाफट पता बता देती हूँ। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।